जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। शुरू से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। शुरू से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। आज स्टार्ट है हिस्ट्री से। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। जितने भी पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहले देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे? पुरातात्विक स्रोत के बारे में। फिर जानेंगे दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत के बारे में। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। नहीं, पहला है धार्मिक स्रोत। और दूसरा हो जाता है लौकिक स्रोत। तो अभी हम लोग जाने हैं भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। सबसे पहला प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत सबसे पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। तीसरा हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण। जिसमें पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। आगे हम लोग देखेंगे। आगे पहला से स्टार्ट करें, पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पढ़ना है अभिलेख। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? अभिलेख के बारे में। अभिलेख के बारे में जानेंगे। अभिलेख क्या होता है? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन है? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को
क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ का है? मध्य एशिया का। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ का है? मध्य एशिया का। लगभग 1400 ईस्वी पूर्व। कितना ईस्वी पूर्व है? लगभग 1400 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ से मिला है? बुगाजपोई अभिलेख से। बुगाजपोई अभिलेख नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बुगाजपोई नामक स्थान से मिले हैं। आगे हम लोग जानेंगे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो हो जाएगा अशोक का। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? अशोक का। 300 ईस्वी पूर्व के लगभग। 300 ईस्वी पूर्व के लगभग। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? अशोक का। 300 ईस्वी पूर्व के लगभग। आगे हम लोग जानेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? अशोक का। आगे देखेंगे भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख देखेंगे। कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण अभिलेख इधर अभिलेख लिखेंगे, इधर शासक लिखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक कौन है? कलिंगराज खारवेल। कलिंगराज खारवेल। अगला देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ को ही क्या बोलते हैं? गिरनार। जूनागढ़ को क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख भी। जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन।
इसमें है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। अगला देखेंगे अभिलेख है नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख का शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सात वाहनों की उपलब्धियां तथा सात वाहनों की उपलब्धियां। अगला देखेंगे ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अगला देखेंगे मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख का शासक कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला हम लोग देखेंगे एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख कौन है? भानुगुप्त है। एरन अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिली है? भानुगुप्त में। भानुगुप्त में सबसे पहले प्राप्त हुआ है सती प्रथा का साक्ष्य। आगे हम लोग जानेंगे सिक्के के बारे में। सिक्के। सिक्के क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे। पुराने जो सिक्के होते थे किसके बने होते थे? तांबा का, चांदी का, सोना का और शीशा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर कौन लेख लिखने का कार्य किया था? यवन शासकों ने।
कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से उनका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। बौद्ध धर्म का। अगला हम लोग देखेंगे रोमन सिक्के अरिकमेडू से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडू से। अरिकमेडू कहाँ है? पुडुचेरी में। अरिकमेडू कहाँ है? पुडुचेरी में। पुरातात्विक स्रोत समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत है। आगे जानेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले पढ़ना है वैदिक साहित्य। सबसे पहले क्या जानेंगे? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद कुल 4 होते हैं। वेद कुल कितने होते हैं? 4। आगे हम लोग जानेंगे 4 वेद के बारे में। वेद कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखेंगे ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। हम लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे, फिर सामवेद पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद पढ़ेंगे, फिर अथर्ववेद पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। आगे देखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद इसमें कितना मंडल होते हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं तथा 10,462 ऋचाएं होते हैं। 10,462 ऋचाएं होते हैं।
ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं? 1028 है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितने होते हैं? 10,462। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितने होते हैं? 10,462। आगे हम लोग देखेंगे, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में इसमें क्वेश्चन आता है, इसके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। नौवें मंडल में कौन देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को उच्चारण जो करता है उसको क्या कहते हैं? होत्र। होत्र कहते हैं। इसका जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? जो यजुर्वेद का पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अध्वर्यु। उच्चारण करने वालों को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। आगे हम लोग देखेंगे, यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें गद्य व पद्य दोनों शैली हैं। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों शैली हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों शैली मिलते हैं, तो यजुर्वेद हो जाएगा। गद्य एवं पद्य दोनों शैली मिलते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों शैली किसमें मिलते हैं? यजुर्वेद में। आगे हम लोग देखेंगे, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कौन सा प्रधान है? कर्मकांड प्रधान है। आगे हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में। तीसरा जानेंगे सामवेद क्या है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला को उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद के मंत्र को गाते हैं उनको क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद को मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। चौथा देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद को भैषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को भैषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? भैषज वेद।
अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग जानेंगे तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। वेद हमारा हो गया खत्म। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, 4 वेद हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं? 108। उपनिषद की संख्या कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद 108 है, जिसमें प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। अगर कोई पूछेगा कि 108 में प्रमाणित उपनिषद कितना है, तो 12 है। प्रमाणित उपनिषद 12 है। आगे हम लोग जानेंगे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आगे हम लोग जानेंगे वेदांत। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला हो गया शिक्षा। दूसरा है कल्प। तीसरा है व्याकरण। चौथा है निरुक्त। पांचवा है छंद। छठा हो जाएगा ज्योतिष। छठा क्या है? ज्योतिष। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। आगे हम लोग जानेंगे पुराण। पुराण कितने होते हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। इसकी संख्या कितनी है? 18। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18। आगे हम लोग जानेंगे
पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की रचना कौन किया था? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने किया था। पुराणों का रचना कौन किया था? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। श्रवा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है। पुराणों की रचना कौन किया था? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। पुराणों का रचना कौन किया था? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। आगे लिखेंगे, पुराण संबंधित वंश देखेंगे। पुराण संबंधित वंश, पुराण संबंधित वंश। मत्स्य संबंध किससे है? मत्स्य का संबंध किससे है? शुंग एवं सातवाहन वंश से। शुंग एवं सातवाहन वंश से। अगला है विष्णु। विष्णु का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। अगला है वायु। वायु का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। वायु का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। ये हम लोग जाने भारतीय इतिहास का प्राचीन स्रोत है। भारतीय इतिहास का प्राचीन स्रोत हम लोग जाने हैं। उसके बाद अगला जानेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्य का स्रोत हो गया। अब अगला जानेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। कौन कौन विदेशी यात्री आया था? विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी तथा चीनी यात्री सम्मिलित हैं। सबसे पहले देखेंगे रोमन यूनानी लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेसियस। कौन आया था? टेसियस। यह ईरानी राजवैद्य था। टेसियस कौन था? यह ईरानी राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरानी राजवैद्य था। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही बोला जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। इसे इतिहास का
पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस का एक पुस्तक है हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी भारत फारस संबंध वर्णन। अगला कौन आया था? निर्याकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स। ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। अगला है टॉलमी। 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी किसने? टॉलमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। अगला है डायोनिसियस। मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। 14 वर्षों तक वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला है प्लिनी। इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। अगला है चीनी यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फाह्यान। चीनी यात्री में प्रमुख है फाह्यान, जिसमें यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी पूर्व के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। अगला देखेंगे हेनसोंग। 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया था। हेनसोंग 7वीं काल में हर्ष के शासन काल में भारत आया था। यह भारत में 16 वर्ष तक रहा था। हेनसोंग भारत में कितना वर्ष तक रहा था? 16 वर्षों तक रहा था। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसोंग 16 वर्ष तक भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उसका यात्रा विवरण CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। अगला है अरबी लेखक। अगला है अरबी लेखक। अरबी लेखक में सबसे पहला है अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला था। दूसरा है अरबी रेखा में सुलेमान। अरबी रेखा में दूसरा कौन है? सुलेमान आया था। 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अगला है इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखी, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता जो अरबी भाषा में लिखा है, जिसे क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया।
अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है प्राचीन भारत। ये प्राचीन भारत के पहले जितने भी यात्री आए थे, लेखक और सिक्के के बारे में हम लोग जाने हैं और वेद के बारे में जान गए हैं। इसके बाद अब जानेंगे प्राचीन भारत। अभी तक के हम लोग जाने लेखक के बारे में, सिक्के के बारे में, वेद के बारे में, और जितने भी यात्री आए थे, विदेशी यात्री, चीनी यात्री, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का सबसे पहले परिचय जानेंगे। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम प्राचीन यानी इतिहास कहते हैं। अतीत काल की घटनाओं का जिससे जानकारी हमें मिलता है, अतीत काल में जितने भी घटित हुआ है, जो भी घटना हुआ है, उसका जो जानकारी हमको मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल तथा तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को हम लोग कितने प्रकार से जानेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रकार का वर्णन है जिसमें हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत को। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन यानी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं मिला था। अगला देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं। आध ऐतिहासिक काल में लेखन कला का प्रमाण है, लेकिन या तो वे पुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। आध ऐतिहासिक काल में लेखन कला मौजूद है, लेकिन उसका समझना और पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लिखने के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया गया है। अगला जानेंगे ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है था। इस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग भी कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में आरंभ में हुआ। आगे हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी घटना हुआ था। पूरा पाषाण काल में के मानव की जीविका का मुख्य आहार आखेट शिकार था। पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसका मुख्य आखेट यानी खाने का क्या था?
अखेट शिकार था, शिकार करते थे उसके बाद खाना खाते थे। शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। शिकार ही इस काल में आदि मानव का मनोरंजन का शिकार थे साक्ष्य था साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारनी, कीलर और गंडासा यानी खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे, इसका साक्ष्य मिला है। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। पूरा पाषाण काल में ही ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, परंतु इस समय मानव इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार, इसके मछली पकड़ तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अगला देखेंगे नव पाषाण काल। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नव पाषाण काल में। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में लोग जंगलों में भटकते रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे और इधर से उधर रहते थे। लेकिन नव पाषाण काल जब आया तो उसमें मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आया। वो एक जगह रहते थे, खाना पीना खाते थे, वहीं रहते थे। उसने सबसे पहले नव पाषाण काल में कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। मानव ने नव पाषाण काल में सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। नव पाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। यहाँ के लोग गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे। मेन क्या उपजाते थे सबसे ज्यादा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे। एक मिनट, लाइट गिर गया है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। इसमें क्या उपजाते थे? गेहूं और जौ। इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद के पास एक कोल्डिहवा जगह है, वहां से क्या मिला है? चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा एक जगह है, वहां से क्या मिला है? चावल उगाने का साक्ष्य। चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है।
नवपाषाण काल में कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय बैल बकरी भी पालते थे। नवपाषाण काल में कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और बकरी भी पालते थे। आगे हम लोग जानेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। जिससे सबसे पहले औजार क्या बनाया था मनुष्य ने? कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले औजार का यूज कौन सा औजार था जिसका किया था? कुल्हाड़ी का। और सबसे पहले तत्व का उपयोग किया था? तांबा धातु का उपयोग किया था ताम्रपाषाण काल में। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जानेंगे कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आप सब लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका सब्सक्राइब रहेगा तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो आगे हम लोग आज इतना ही। आगे हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।